Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 30th January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is: the patient with congestive heart failure is placed in high Fowler's position. What is the rationale for placing the patient in this position? किसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को आप हाई फॉवलर्स पोजीशन देते हैं। इस कंडीशन में इस पोजीशन के देने के पीछे कौन सा कारण है, क्या रैशनल है? ऑप्शंस आर: टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट। इस पोजीशन को देकर हम हार्ट की तरफ वापस लौटने वाले ब्लड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन बी: टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। ऑप्शन सी: टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट। हार्ट की तरफ वापस लौटने वाले ब्लड की मात्रा को कम किया जाता है। ऑप्शन डी: टू रिड्यूस एंकल एडिमा एंड प्रिवेंट डिसरिथमिया। एंकल एरिया में आई एडिमा और डिसरिथमियास को प्रिवेंट करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाई फॉवलर्स पोजीशन होती क्या है। हाई फॉवलर्स पोजीशन का मतलब है सिंपल पेशेंट को 90 डिग्री का एंगल देकर इस तरह से बिठा देना। पेशेंट को किसी चीज का सहारा लगाकर बिल्कुल सीधा बैठा देना हाई फॉवलर्स पोजीशन कहलाती है। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। जब किसी पर्सन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन होती है तो उसके हार्ट के आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से पर्सन का जो हार्ट है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके हार्ट की तरफ जो वापस शरीर के नीचे हिस्सों से ब्लड लौट रहा है वो कम से कम लौटे, ताकि हार्ट के आसपास कुछ ब्लड की मात्रा कम हो और क्लाइंट में थोड़े सिम्टम्स भी कम हो जाएं। तो याद रखिएगा, जब पेशेंट को हम सीधा हाई फॉरवर्ड पोजीशन देकर बिठा देते हैं तो ग्रेविटी के कारण जो लोअर एक्सट्रीमिटीज से ऊपर ब्लड आना चाहिए था वो थोड़ा कम आता है, धीमे धीमे पहुंचता है। तो इससे कुछ सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन: which vitamin is also known as anti-sterility vitamin? इनमें से किस विटामिन को आप एंटी स्टरलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। विटामिन ई को हम एंटी स्टरलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। यानी कि विटामिन ए जो है रिप्रोडक्शन को हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: the nurse is planning room assignments for the day. Which client should be assigned to a private room if only one is available? हॉस्पिटल में किसी समय एक ही प्राइवेट रूम अवेलेबल है, तो 4 पेशेंट्स के वहां पर आने पर किस पेशेंट को आप प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना सबसे जरूरी समझेंगे? हॉस्पिटल में किसी समय सिर्फ एक ही प्राइवेट रूम अवेलेबल है और उसी समय 4 नए पेशेंट्स आ जाते हैं, तो इनमें से किस पेशेंट को आप सबसे पहले प्राइवेट रूम देंगे? कुशिंग डिजीज वाले पेशेंट को, डायबिटीज वाले पेशेंट को, एक्रोमेगैली वाले पेशेंट को, या फिर माइक्सीडीमा वाले पेशेंट को?
देखिएगा, माइक्सीडीमा वाला पेशेंट, एक्रोमेगाली वाला पेशेंट या डायबिटीज वाला पेशेंट, इन पेशेंट्स में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है या फिर इनके डिजीज का दूसरे में ट्रांसमिट होने का खतरा भी नहीं है, तो हम इन्हें एक बार जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं या दूसरे पेशेंट्स के साथ किसी वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन वन के अंदर जो कुशिंग डिजीज वाला पेशेंट है, इसके अंदर एड्रीनोकॉर्टिकल हाइपर सिक्रीशन जैसी कंडीशन होती है। इसकी वजह से इसमें कॉर्टिसोन का लेवल काफी हाई होता है और इस वजह से पर्सन इम्यूनो सप्रेस्ड है, यानी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। अगर इसे हमने प्राइवेट रूम में नहीं रखकर किसी और वार्ड में या दूसरे पेशेंट्स के साथ शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि इस पेशेंट में भी वो डिजीज हो जाएगी। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के कारण हम यहाँ पर कुशिंग डिजीज के पेशेंट को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bacteria maintains vaginal pH acidic? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया वेजाइना में पाया जाता है और वेजाइना की पीएच को एसिडिक बनाए रखता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, डोडरलिन बेसिलाई या फिर इनमें से कोई नहीं? The right answer is option C, Doderlin bacilli. याद रखिएगा, जो ये डॉडरलिन बेसिलाई नामक बैक्टीरिया है, इसे ही आप लैक्टोबेसिलाई के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, लैक्टोबेसिलाई, लैक्टोबेसिलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एनारोबिक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता रहता है। इस बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है और इसी लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस के कारण वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिप्रोडक्टिव एज में वेजाइना की नॉर्मल पीएच कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? Yes, it is 4.5 to 5.5 average. 4.5 to 5.5, और यदि एवरेज आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं 5। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब होता है 15 साल से लेकर 45 साल की फीमेल जो कि रिप्रोडक्शन कर सकती है, जिसमें ओवम बन रहे हैं। उसके अंदर वेजाइना की जो पीएच है 4.5 से 5.5 के बीच रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1956 में, 1977 में, 1978 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है। अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1978 में। अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस 1978 में यूएसएसआर में हुई थी। यूएसएसआर का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, ये रशिया कंट्री का पहले वाला हिस्सा है जिसमें बहुत बड़े एरिया को रशिया कंट्री ने अपने पास रखा था।
इस अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट को बताया गया था और इसी अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी गोल भी डिटरमाइन किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात, अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1978 में। कहाँ हुई? यूएसएसआर में, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कंट्री में। इसके बाद इस अल्माटा कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर दिया गया और इसके 8 एलिमेंट्स बताए गए और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी गोल डिटरमाइन किया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are plasma proteins found in blood except one। इनमें से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन में नहीं पाया जाता? हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन, फिब्रिनोजन। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है आप उसे प्लाज्मा कहते हैं और इस लिक्विड पार्ट के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रोटीन हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ऑप्शन सी के अंदर जो मायोसिन नाम का प्रोटीन बताया गया है ये आपके ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, ये आपके मसल फाइबर्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मसल फाइबर्स के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन टाइप है और याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा होता है यानी कि 45% होता है। तो आप कह सकते हैं मसल फाइबर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन टाइप है मायोसिन जो कि टोटल मसल प्रोटीन का 45% होता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। एल्ब्यूमिन जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। लिख लीजिएगा, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन टाइप और इसकी अगर मात्रा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4.3 ग्राम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे CEAT की। CEAT का फुल फॉर्म होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट। एक बार फिर से देखिएगा, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट रेक्टम, कॉलोन और लंग्स के कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CEAT कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट। नेक्स्ट आपको बताना है मसल ऑफ मैरिज किसे कहा जाता है? यस, इट इज मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस को मसल ऑफ मैरिज कहते हैं और लेटरल रेक्टस को मसल ऑफ डाइवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एनिसोसाइटोसिस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? एनिसोसाइटोसिस। यस, एनिस एनिसोसाइटोसिस शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी। अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का आकार यदि असमान हो तो इसे आप एनिसोसाइटोसिस के रूप में जानते हैं। आरबीसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फीटस की इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है तो आप बताएंगे मीसेनकाइमल सेल ऑफ यॉर्क सैक। एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद आरबीसी का निर्माण
लीवर और स्प्लीन में होने लगता है और जन्म के बाद लॉन्ग बोन की रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज परफॉर्मिंग पिन साइड केयर ऑन अ क्लाइंट in skeletal traction. Which normal finding should the nurse expect to note when assessing the pin site? किसी फ्रैक्चर वाले पेशेंट में स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है और आप एज अ नर्स इस पेशेंट में लगे स्केलेटल ट्रैक्शन पर पिन केयर परफॉर्म कर रहे हैं। इस पेशेंट के केयर के दौरान इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग का मिलना नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाएगी? लूज पिन साइट्स, क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द पिन्स, प्रूलेंट ड्रेनेज फ्रॉम द पिन साइट, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द पिन साइट्स। देखिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का लेग है और इसके लेग में फीमर बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया है। ये मान लीजिए क्लाइंट की फीमर बोन थी, यहाँ पर मान लीजिए इसे फ्रैक्चर हो गया है। अब इस फ्रैक्चर बोन को हील करवाने के लिए, फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, हड्डी को वापस आपस में जोड़ने के लिए एक ट्रैक्शन नाम की डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है और इस ट्रैक्शन डिवाइस की मदद से हम हड्डी के टूटे हुए दोनों हिस्सों को इस प्रकार से पास लाकर रखते हैं कि आने वाले समय में ये वापस आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं। इस हड्डी के दोनों सिरों को अपने आसपास रखने के लिए इन्हें किसी चीज से बांधना पड़ता है और बांधने का जो ये प्रोसेस है इसे ही आप ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर स्केलेटल ट्रैक्शन लगाया जाता है तो इसे मैकेनिकली अप्लाई किया जाता है और इसमें पिन, वायर, टंग, प्लेट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्लाइंट की बोन का एक ये हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये वाला है। इस तरह से ये टूटी हुई बोन है। अब इन दोनों बोन को एक दूसरे के पास लाकर हमें रखना होगा ताकि ये दोनों आपस में जुड़ सकें। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट, ये मान लीजिए पेशेंट का लेग है, ये ऊपर वाली स्किन है, तो हम यहाँ पर स्किन को हटाकर सर्जरी द्वारा एक पिन यहाँ पर लगाएंगे, एक पिन यहाँ पर लगाएंगे और इसे आपस में जोड़ देंगे और इसे एक डायरेक्शन में पुल करके रखेंगे ताकि ये बोन आपस में जुड़ जाएं, फिल हो जाएं और हड्डी मजबूत हो सके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट में जो डिवाइस लगा होता है इस पर्पस के लिए, इसे ही हम स्केलेटल ट्रैक्शन की मदद से नाम से जानते हैं। और इस ट्रैक्शन डिवाइस को मैनेज करने के लिए ऊपर पिन लगी होती हैं जिसे हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि ये पैर एक ही डायरेक्शन में खिंचा रहे ताकि हड्डियां जुड़ी रहें। तो पेशेंट में जो ये पिन लगी होती है, इस पिन के आसपास केयर जब आप करते हैं, यहाँ पर मौजूद डेड स्किन को निकालते हैं, तो उस दौरान कौन सी फाइंडिंग का दिखना नॉर्मल माना जाएगा? वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। जैसे कि आप गए और आपने देखा कि ये जो पिन यहाँ लगी हुई थी ये लूज हो रखी है। अगर पिन लूज हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ट्रैक्शन भी लूज हो गया है और ये हड्डी अपनी जगह से ऊपर नीचे हो सकती है और अगर पिन लूज हुई तो हो सकता है बोन गलत जुड़ जाए और इससे पर्सन को फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप ये देखते हैं कि पिन लूज है तो इसका मतलब है डिसलोकेशन का डर है, आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, नॉर्मल फाइंडिंग नहीं मानी जाएगी। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 की हम बात करेंगे। पिन साइड की जब आप केयर कर रहे थे तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर आसपास के हिस्से में कुछ रेड स्किन हो चुकी है, यहाँ पर स्वेलिंग भी है। तो इसका मतलब है कि केयर के दौरान थोड़ी बहुत सावधानी नहीं रखी गई
और इस वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है। अगर सर्जिकल साइट पर कहीं पर भी आपको सूजन या रेडनेस दिखाई दे तो इसका मतलब है उस जगह पर इन्फेक्शन हो चुका है और अब हमें तुरंत डॉक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। ये भी नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। और अगर इस सर्जिकल साइट से आपको येलो कलर का प्रूलेंट डिस्चार्ज यानी पीला पस लाइक डिस्चार्ज देखने को मिले तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डेफिनेटली पस पड़ चुका है, इन्फेक्शन हो गया है और इसे भी डॉक्टर को बताने की जरूरत है। ये भी नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। फाइनली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन 2। जब आप इस तरह के पेशेंट की केयर करने के लिए जाएंगे और पिन केयर करते समय इसके आसपास मौजूद डेड स्किन को जब हटाएंगे, क्रस्ट को जब आप हटाएंगे तो यहाँ से हल्का क्लियर ड्रेनेज निकल सकता है, यानी पानी जैसा प्लेन ड्रेनेज निकल सकता है, सीरस फ्लूइड निकल सकता है और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाएगी। ये एबनॉर्मल नहीं है, इसे इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट आपको बताना है कोल्ड चेन मेंटेन्ड बाय। कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? यस, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन द बॉडी इज। हमारे शरीर में कुल कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? यस, 3 पेयर्स। हमारे माउथ में सलाइवा के निर्माण हेतु 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल। सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन किसे कहा जाता है? यस, इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे सेल के सेंटर में पाया जाता है और इसी के अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन या कंट्रोलिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस का काम है सेल डिवीजन को कंट्रोल करना। हमारी सेल के अंदर कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इट इज 46। सेल के अंदर कुल 23 पेयर या 23 जोड़ी या 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लार्जेस्ट पैपिला के नाम से किसे जाना जाता है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पैपिला, इन दोनों का ही नाम आप बताएंगे। यस, लार्जेस्ट पैपिला है वैलेट और स्मॉलेस्ट पैपिला के नाम से हम फिलीफॉर्म को जानते हैं। लार्जेस्ट पैपिला जो कि हमारी टंग पर पाया जाता है वैलेट कहलाता है और स्मॉलेस्ट पैपिला जो कि टंग पर पाया जाता है वो फिलीफॉर्म कहलाता है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड का नाम आपको बताना है। यस, इट इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन का आना पैरोटाइटिस कहलाता है, जो कि मम्स डिजीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीटेड पर डे। हर दिन हमारी इंटेस्टाइन के द्वारा कितना जूस सिक्रीट किया जाता है जो कि डाइजेशन हेतु इसेंशियल है? यस, इट इज 1 to 2 लीटर्स पर डे। इंटेस्टाइन्स के द्वारा हर दिन 1 से 2 लीटर तक जूस सिक्रीट किया जाता है। गैस गैस्ट्रिक्स के द्वारा कितना जूस सिक्रीट किया जाता है? हमारे स्टमक के द्वारा कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जाता है?
इट इज 1500 टू 2000 ml। 1.5 से 2 लीटर तक हर दिन हम गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर डाइजेशन पर्पस। हर दिन कितना बाइल बनाया जाता है, सिक्रीट किया जाता है? यस, इट इज 700 टू 1200 ml। और एवरेज यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसे 800 ml बताएंगे। हर दिन लीवर के द्वारा 800 ml बाइल बनाया जाता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट, वेट ऑफ किडनी। किडनी का कुल वजन कितना होता है? यस, इट इज 150 ग्राम्स। किडनी का कुल वजन 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट आपको बताना है किस मसल को बॉक्सर मसल के नाम से जाना जाता है? यस, इट इज sartorius anterior। sartorius anterior। नेक्स्ट आपको बताना है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट गिवन बाय। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे? यस, एक्सीलेंट, इट वाज गिवन बाय हेनरी फायोल। हेनरी फायोल ने ही 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन की। रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन को आप हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट फिजियोलॉजिक सॉल्यूशन है। रिंगल लैक्टेट RL ये आइसोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन है, यानी इसकी टोनिसिटी आइसोटोनिक है। इसकी ऑस्मोलैरिटी भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, जो कि 278 ऑस्मोल पर लीटर होती है। इसका इस्तेमाल फ्लूइड मेंटेनेंस थेरेपी में मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6 months old client is admitted with possible intussusception condition. Which question during the nursing history is least helpful in obtaining information regarding this diagnosis? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 6 महीने के बच्चे को इंटुसप्शन कंडीशन है और आप इस बच्चे के पेरेंट्स से हिस्ट्री ले रहे हैं। हिस्ट्री लेने के दौरान कौन सा क्वेश्चन करना कम हेल्पफुल माना जाएगा या आवश्यक नहीं है ऐसा माना जाएगा? ऑप्शन ए, टेल मी अबाउट हिज पेन। बच्चे के दर्द के बारे में बताएं, ऐसा पूछेंगे आप। ऑप्शन बी, व्हाट डज हिज वॉमिट लुक लाइक। इस बच्चे की जो वॉमिटिंग है वो कैसी दिखाई देती है। ऑप्शन सी, डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट। इस बच्चे की यूजुअल डाइट क्या है ये बताएं। ऑप्शन डी, हैव यू नोटिस चेंजेस इन हिज एब्डोमेन साइज। इस बच्चे के एब्डोमेन एरिया में क्या चेंजेस आए हैं, आपने क्या नोटिस किया है वो बताएं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन पूछना इस बच्चे के पेरेंट्स से सही नहीं माना जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर गौर करिएगा, 6 महीने का बच्चा है और आप उससे पूछेंगे, उसके पेरेंट्स से पूछेंगे कि ये बच्चा क्या खाता है, इसकी यूजुअल डाइट क्या है। तो ये सेंसिबल क्वेश्चन नहीं है। 6 महीने का बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या मिल्क पर ही रहेगा, उसे और कुछ खिलाया पिलाया नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन पूछना यहाँ पर लीस्ट हेल्पफुल माना जाएगा। इंटुसप्शन कंडीशन क्या होता है? इंटुसप्शन कंडीशन का मतलब होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत का एक के ऊपर एक स्लिप हो जाना, चढ़ जाना, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो, बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाए और कुछ समय बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो वहां पर इंटेस्टाइन का नेक्रोसिस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दिस इज इंटुसप्शन कंडीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, इनमें से किस इक्विपमेंट के द्वारा आप ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं? नैनोमीटर, स्पाइगमोमैनोमीटर, बैरोमीटर या फिर कैलोरीमीटर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पाइगमोमैनोमीटर। स्पाइगमोमैनोमीटर के द्वारा हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। आइए रिमेनिंग टर्म्स के बारे में भी जान लें। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर किसी भी लेंथ को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेजरमेंट यूनिट है और इसका मतलब होता है एक मीटर का एक बिलियंथवा हिस्सा, यानी 10 की पावर -9 मीटर द्वारा आप इसे डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा, एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर का एक बिलियंथवा पार्ट एक नैनोमीटर कहलाता है, जो कि बहुत ही माइन्यूट होता है। आप इसे आईज से इतने छोटे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर को आप बैरोग्राफ के नाम से भी जानते हैं और इसके द्वारा आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। आपके किडनी के आसपास भी बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर चेंज को डिटेक्ट करते रहते हैं। उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर में यदि प्रेशर चेंज होता है तो उसे मापने के लिए बैरोमीटर या बैरोग्राफ डिवाइस की इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। हमारे शरीर में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के बाद कितनी एनर्जी बनी या कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, इसके मेजरमेंट के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the newer drug given to interfere with the production in angiotensin II in heart failure is, किसी हार्ट फेलियर के पेशेंट में एंजियोटेंसिन सेकंड के प्रोडक्शन को रोकने के लिए नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी मेडिसिन दी जाती है? आइसोड्रिल, एनॉक्सीमोन, एस्मोलॉल, कैप्टोप्रिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैप्टोप्रिल। यहां पर एक चीज को समझिएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इस एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन सेकंड का प्रोडक्शन होता है। अगर हम इस एंजियोटेंसिन एंजाइम की एक्टिविटी को ही रोक दें तो क्या एंजियोटेंसिन सेकंड का प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर नामक ड्रग की मदद से हम इस एसीई की एक्टिविटी को रोक देते हैं और इसकी वजह से एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। तो आप कह सकते हैं ऐसी कोई भी ड्रग जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी को रोक कर एंजियोटेंसिन सेकंड के फॉर्मेशन को ना होने दे, वो कैप्टोप्रिल मेडिसिन है। और इस ग्रुप की सभी मेडिसिन को आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग के रूप में जानते हैं। इस ग्रुप में आने वाली सभी मेडिसिन के पीछे आपको PRIL शब्द देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, एक्सेट्रा। इस ग्रुप की जो मेडिसिन हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, किडनी फेलियर आदि की कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोटिक ड्रग आर विच ड्रग? इनमें से मायोटिक ड्रग का क्या काम होता है? डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई, आंखों की जो पुतलियां हैं, प्यूपिल हैं, उसे
डायलेट करना, डायलेट द ब्लड वेसल को डायलेट करना, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल को सिकोड़ना या कॉन्स्ट्रिक्ट करना, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, आंखों की पुतली को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, सिकोड़ना। मायोटिक ड्रग और माइड्रियाट्रिक ड्रग में आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सावधानी से अपने आंसर को सेलेक्ट कीजिएगा। यस, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट गाइस, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मायोटिक ड्रग क्या काम करती हैं, तो आप बताएंगे आंखों की प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, यानी आंखों की प्यूपिल को के डायमीटर को कम कर देती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, सिकोड़ देती हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट काम करने वाली मेडिसिन का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे माइड्रियाटिक्स। माइड्रियाट्रिक्स वह मेडिसिन हैं जो कि प्यूपिल को डायलेट कर देती हैं, प्यूपिल को फैला देती हैं। मायोटिक तो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, माइड्रियाट्रिक्स डायलेट करते हैं। और दोनों में जो डिफरेंस है उसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा माइड्रियाट्रिक ड्रग के अंदर डी लिखा जाता है और डी का मतलब होता है डायलेट, यानी आंखों की पुतली को फैलाने वाली मेडिसिन है माइड्रियाटिक्स और कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली मेडिसिन है मायोटिक्स। होपफुली अब आप इसे नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। सेकेंड फेज ऑफ पर्टुसिस इज, पर्टुसिस डिजीज की सेकेंड फेज कौन सी होती है? कोल्ड फेज, कैथरल फेज, कॉन्वेल्सेंस फेज या फिर प्रॉक्सिस्मल फेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रॉक्सिस्मल फेज। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पर्टुसिस डिजीज को आप वूपिंग कफ डिजीज के नाम से जानते हैं या फिर इसे आप 100 डे कफ डिजीज भी कह सकते हैं। पर्टुसिस डिजीज बेसिकली क्लाइंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन से संबंधित डिजीज है। पर्टुसिस डिजीज के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ये वॉर्शेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है। पर्टुसिस डिजीज की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है कैथरल फेज, फिर आता है प्रॉक्सिस्मल फेज और फिर आता है कॉन्वल्सेंस फेज, जिसे आप रिकवरी फेज या रिकवरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पर्टुसिस डिजीज की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है कैथरल फेज, फिर आता है प्रॉक्सिस्मल फेज और लास्ट स्टेज आती है जिसे रिकवरी फेज या कॉन्वल्सेंस फेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर किसी क्लाइंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एडिमा, हेपेटिक फेलियर, पॉलीयूरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये आपका हार्ट है और इस हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। यहाँ पर जो ये येलो कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये आपके हार्ट का लेफ्ट साइड है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट में लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है,
यानी कि हार्ट का ये वाला हिस्सा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट पूरी तरह से अपना कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, और इसके कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाने के कारण जो ब्लड है वो आगे आर्टरी के अंदर नहीं जा पाता। ब्लड अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही रुकने लगा है। अगर ब्लड यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो यहाँ यहाँ और यहाँ से ऊपर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों में ब्लड भर जाएगा, और ये ब्लड फिर धीरे धीरे ये ब्लड वेसल जो ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक लेकर आ रही है उसमें भी ये ब्लड फिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से ब्लड आगे नहीं जा रहा, यहाँ रुकावट हुई, फिर इस ब्लड वेसल में कंजेशन हुआ, रुकावट हुई, और अब लंग्स के अंदर भी ब्लड भरने लगा है। तो याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट में लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करता तो ब्लड लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड और फिर ब्लड वेसल और फिर लंग्स के अंदर भी रुकने लगेगा, और इसी वजह से कहा जाता है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के फेलियर होने पर जो सिम्टम्स हैं वो लंग्स से रिलेटेड होंगे। यानी कि पेशेंट के लंग्स में अब बहुत सारा ब्लड भर चुका है, इस वजह से वो पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहा, गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, और इस वजह से क्लाइंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसी फाइंडिंग होने लगेगी। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लंग्स। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है तो याद रखिएगा लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर कौन कौन से सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के नाम से भी जानते हैं, और इसके होने पर सबसे पहले पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है, यानी लंग्स के अंदर ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद पर्सन को प्रोडक्टिव कफिंग होती है, यानी उसमें स्पूटम बनने लगता है। पेशेंट को ऑर्थोपनिया जैसी कंडीशन होती है, यानी पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आती है। पर्सन यदि सुपाइन पोजीशन में लेट जाए तो वो सांस नहीं ले पाएगा, सांस लेने के लिए उसे वापस स्टैंड अप पोजीशन में आना पड़ेगा। लंग्स का अस्कल्टेशन जब आप करेंगे तो वहां पर क्रैकल साउंड सुनाई देगा, क्योंकि लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो चुका है। क्रैकल साउंड सिंपली समझिएगा, क्रैकल जैसे कि पानी के बुलबुले जो फूटते हैं तो उनके फूटने पर जो आवाज होती है, वैसा ही साउंड क्रैकल साउंड कहलाता है। क्योंकि क्लाइंट के लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर पानी भर चुका है, और जब वो गैस इन करेगा तो ये पानी के बुलबुले बनेंगे और फूटेंगे, तो क्रैकल साउंड जनरेट होगा। सिंपली आप इस तरह से इसे याद रखेंगे। इसके अलावा क्लाइंट को कार्डिक अस्थमा जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी पर्सन बहुत ही ताकत लगाकर सांस लेगा और उसमें रेस्पिरेशन के दौरान विस्लिंग साउंड या व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा, सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी, और ये कंडीशन कार्डिक अस्थमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, important one. A healthcare provider has been exposed to hepatitis B through a needle stick injury. Which of the following drug should the nurse anticipate administering a post-exposure prophylaxis? हॉस्पिटल में मान लीजिए आपका एक साथी नर्स हेपेटाइटिस बी के पेशेंट की केयर करते समय निडल स्टिक इंजरी के कारण हेपेटाइटिस बी के लिए एक्सपोज हो जाता है। इस सिचुएशन में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में आप उसे कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोब्यूलिन, इंटरफिरॉन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, या फिर एम्फोटेरिसिन बी। क्या हुआ, समझ नहीं पाए? फिर से सुनिएगा। आप हॉस्पिटल में किसी हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट की केयर कर रहे थे, और आपने उसमें कोई इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाने के बाद जब इंजेक्शन को आप वापस से कवर कर रहे थे निडल को,
तो अचानक से निडल कैप मिस हो गई और निडल आपकी फिंगर में प्रिक हो गई, यानी कि अब इस आपके अंदर भी हेपेटाइटिस बी होने की संभावना है, क्योंकि आपने इस पेशेंट में यूज की गई निडल को अपने अंदर इंसर्ट कर लिया है। तो अब कहीं आपको हेपेटाइटिस बी ना हो जाए, इस चीज से बचने के लिए कौन सा मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे? Yes, exactly. The right answer is option 1. Hepatitis B immune globulin. हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन का इस्तेमाल किया जाता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए। पोस्ट एक्सपोजर का मतलब है कि आप किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं, बीमारी के संपर्क में आ गए हैं, लेकिन अभी आपको वो बीमारी हुई नहीं है, होने की संभावना है। यानी आप जो मेडिसिन लेना चाह रहे हैं वो प्रोफाइलैक्सिस के रूप में है, यानी बीमारी अभी नहीं है लेकिन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आप हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों के अंदर हेपेटाइटिस बी डिजीज कंडीशन हो गई है, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसे हम इंटरफिरॉन के नाम से जानते हैं। और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है, हेपेटाइटिस बी कंडीशन है या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डायग्नोस्टिक टेस्ट है। एम्फोटेरेसिन बी आपने कोरोना के टाइम में काफी इस्तेमाल की होगी। इट इज अ एंटी फंगल मेडिसिन। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस पर्पस के लिए क्या काम में लिया जाएगा? हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोब्युलिन। इंटरफिरॉन क्या है? हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को हम क्यों डिटेक्ट करेंगे? इस डिजीज की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में। और एम्फोटेरेसिन बी एक एंटी फंगल मेडिसिन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइट ऑफ यूट्रस एट लेवल ऑफ अम्बिलिकस एट विच पीरियड ऑफ गेस्टेशन? किस गेस्टेशनल एज पर यूट्रस की हाइट अम्बिलिकस के लेवल पर होती है? 16 सप्ताह पर, 24 सप्ताह पर, 28 सप्ताह पर, या फिर 32 सप्ताह पर? The right answer is option B, 24 वीक्स पर। गेस्टेशनल एज और फंडल हाइट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। 12 से 14 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर जो फंडल हाइट है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर होती है। आपके पेल्विस में जो आगे की तरफ पाई जाने वाली बोन है उसे आप प्यूबिक सिम्फाइसिस के नाम से जानते हैं। और 12 से 14 वीक की प्रेगनेंसी तक फंडल हाइट इस जगह पाई जाती है। इसके बाद 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर जो फंडल हाइट है वो अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में होती है। अम्बिलिकस का मतलब है नाभि, नाभि और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में। 20 से 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी में जो अम्बिलिकल हाइट है, फंडल हाइट है, वो अम्बिलिकस एरिया पर पहुंच जाती है। और इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है। इसके बाद 36 वीक की प्रेगनेंसी होने पर जो फंडल हाइट है वो जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम पर देखी जाती है। आपकी जो ब्रेस्ट बोन है यानी स्टर्नम बोन है, इसका जो नीचे वाला तीखा नुकीला पार्ट है उसे आप जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। और इस जिफॉइड प्रोसेस तक फंडल हाइट पहुंच जाती है 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर। और उसके बाद उस 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद बच्चा पेल्विस में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और इसे ही वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी या लाइटनिंग कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज के बाद मदर को रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसमें काफी रिलीफ मिल जाता है। और ऐसा 37 से 40 वीक के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, हमारे हार्ट में पाया जाने वाले साउंड में जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। एरोटिक वाल्व की वजह से, मिट्रल वाल्व की वजह से, ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से या फोरामेन ओवल की वजह से। सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, यस इट इज ड्यू टू एरोटिक वाल्व क्लोजर। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे एक कार्डियक साइकिल में जो कि 0.8 सेकंड का होता है, टोटल 4 हर्ट साउंड्स पाए जाते हैं। हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस रिलैक्स होना एक कार्डियक साइकिल कहलाता है और इस पूरे प्रोसेस में 0.8 सेकंड का समय लगता है और इस दौरान 4 हर्ट साउंड जनरेट होते हैं। अगर आप इन हर्ट साउंड्स को ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप की मदद से सुनेंगे तो आप केवल 2 हर्ट साउंड्स को सुन सकते हैं जो कि S1 या लब कहलाता है और S2 या डब साउंड कहलाता है। 2 हर्ट साउंड को आप नॉर्मली स्टेथोस्कोप की मदद से आप सुन सकते हैं, लब और डब। लब को आपने S1 साउंड कहा और ये साउंड जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने के कारण होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन से हैं इस डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने हार्ट का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है और ये इसके 4 चैम्बर्स बनाए हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो 3 लाइन आप देख रहे हैं, ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाने जाने वाली स्ट्रक्चर है। जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं और इन वाल्व के बंद होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे ही हम S1 या लब साउंड के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन से हैं जो कि हार्ट के अपर चैम्बर यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इसे आप लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो इन दोनों हार्ट के वाल्व के बंद होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे S1 साउंड या लब साउंड कहते हैं। आप जैसे अपने घर के अंदर मौजूद खिड़की या दरवाजे को बंद करते हैं तो बंद करने पर जो आवाज आती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से हार्ट के वाल्व के बंद होने पर भी साउंड जनरेट होता है। इसे S1 साउंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं S2 साउंड की जिसे आप डब साउंड से प्रोड्यूस करते हैं और ये सेमी ल्यूनर वॉल्स के क्लोज होने पर बनता है। हमेशा याद रखिएगा S1 और S2 हार्ट के जो साउंड हैं वो हमेशा हार्ट में मौजूद वाल्व के क्लोज होने पर जनरेट होंगे। हार्ट साउंड्स ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्व्स। सेमी ल्यूनर वाल्व कौन से हैं इसे भी जान लेते हैं। हमारे हार्ट के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से 2 ब्लड वेसल्स निकलती हैं। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी और इस पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। और हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम एरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ये जो दोनों वाल्व हैं पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, इन दोनों वाल्व को ही हम सेमी ल्यूनार वाल्व के नाम से जानते हैं और इन सेमी ल्यूनार वाल्व के क्लोज होने के कारण जो साउंड जनरेट होता है उसे हम S2 साउंड या डब साउंड के नाम से जानते हैं। होपफुली अब ये चीज आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया है। अगर आप स्टेट या CHO लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
S1 और S2 साउंड को हम क्लासिकल हर्ट साउंड के नाम से भी जानते हैं। आप चाहे तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज। इन चारों ऑप्शंस में से इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है, ये आपको बताना है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज या फिर परपॉट। Yes, option A is correct here. Hemophilia is a inherited sex-linked bleeding disorder. Next आपको बताना है most common site of ulcerative colitis. Ulcerative colitis की most common site. Yes, it is in rectum. अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यानी कॉलोन के अंदर अल्सर्स का फॉर्मेशन होना, और कॉलोन के सबसे आखिरी वाले हिस्से रेक्टम वाले पार्ट में सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर्स ऑफ गैस सिलेंडर्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली काफी पूछा जा रहा है ये। ऑक्सीजन व्हाइट टॉप और ब्लैक बॉडी वाले सिलेंडर्स में रखी जाती है। अगर कोई सिलेंडर जिसका नीचे वाला हिस्सा ब्लैक कलर का है और ऊपर वाला हिस्सा यानी उसका टॉप या शोल्डर्स व्हाइट कलर के हैं, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर के सिलेंडर्स के अंदर रखी जाती है। हीलियम गैस का सिलेंडर ब्राउन होगा। नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसे आप लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ये ब्लू कलर के सिलेंडर में स्टोर की जाती है। नाइट्रोजन गैस ब्लैक कलर के अंदर स्टोर की जाती है। सक्शन, हॉस्पिटल में सक्शन लाइन जो होती है वो हमेशा येलो कलर से डिनोट की जाती है। नेक्स्ट आपको बताना है एल एस रेशो कितना होता है। L for lecithin, S for sphingomyelin. Yes, it is 2:1. Lecithin ratio sphingomyelin is 2:1. Next question is, the nurse is assisting the registered nurse with discharge instruction for a client with implantable defibrillator. What discharge instruction is essential? अगर किसी क्लाइंट में इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर लगाया गया है, आर्टिफिशियल डिफिब्रिलेटर लगाया गया है, और इस पेशेंट को आप अब डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसे कौन सा इंस्ट्रक्शन आप देना चाहेंगे? ऑप्शन ए, यू कैनॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड इन माइक्रोवेव। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि इसे माइक्रोवेव में बना खाना नहीं खाना है। ऑप्शन बी, you should avoid moving the shoulder on the side of the pacemaker site for 6 weeks. आप इस पेशेंट से कहेंगे कि जिस तरफ डिफिब्रिलेटर लगा है उस तरफ के शोल्डर को हमें 6 सप्ताह तक मूव नहीं करना है। ऑप्शन सी, यू शुड यूज योर सेल फोन ऑन राइट साइड। आप अपने मोबाइल फोन या सेल फोन को राइट साइड में यूज करेंगे। Option D, you will not be able to fly on commercial airliner with the defibrillator in place. अगर आपके चेस्ट में डिफिब्रिलेटर लगा है तो आप एरोप्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकते। कौन सा इंस्ट्रक्शन इस पेशेंट के लिए सही है जो आप इस पेशेंट को देना चाहेंगे? देखिएगा, अगर क्लाइंट में कार्डियक या रिदम रिलेटेड कोई डिस्टरबेंस है, डिसऑर्डर है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आर्टिफिशियल डिफिब्रिलेटर लगाते हैं, और ऐसे पेशेंट एरोप्लेन में ट्रेवल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी पर्सन हवाई यात्रा कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा पेशेंट माइक्रोवेव में बना खाना खा सकता है। इसके अलावा पेशेंट जिस साइड में
उसे डिफिब्रिलेटर लगा है उस शोल्डर को मूव करवा सकता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। फाइनली बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, जो है ऑप्शन सी। पेशेंट को हमें ये इंस्ट्रक्शन देना है कि उसके लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में यानी हार्ट की तरफ डिफिब्रिलेटर मशीन लगी है, तो इसे कोई भी बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट को यूज करते समय सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि वो उसे बॉडी के राइट साइड में इस्तेमाल करे या राइट हैंड से इस्तेमाल करे। पर्सन के लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में लेफ्ट चेस्ट एरिया के अंदर डिफिब्रिलेटर लगा है, तो उसे अपने दाएं साइड वाले शरीर के हिस्से में सभी बैटरी से चलने वाले इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, बाएं साइड से नहीं करने हैं। बस इतना सा हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना है। मोबाइल फोन, सेल फोन भी बैटरी से चलने वाला एक इक्विपमेंट है, तो इसका जब भी वो इस्तेमाल करे तो अपने राइट हैंड से करे, और कॉल का जवाब देने के लिए उसे राइट साइड में राइट ईयर से यूज करे। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सभी स्टेटमेंट गलत है। Next question is, brachial neuritis is a side effect of which vaccine? किस वैक्सीन के लगाने पर ब्रेकियल न्यूराइटिस कंडीशन हो सकती है? Yes, the right answer is tetanus. Tetanus vaccine can cause brachial neuritis condition. ब्रेकियल न्यूराइटिस कंडीशन में जो ब्रेकियल नर्व प्लेक्सस होता है उसमें इंजरी हो जाती है, और इस इंजरी में शोल्डर, हेड, ट्रंक वाला हिस्सा प्रभावित होता है। कम्युनिटी सब्जेक्ट में दो टर्म्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक वर्ड होता है इंसिडेंस और दूसरा होता है प्रीवेलेंस। इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों का क्या मीनिंग होता है, ये आपको बताना है। यस, अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो याद रखिएगा, इंसिडेंस के अंदर सभी न्यू केसेस को इंक्लूड किया जाता है। अगर किसी डिजीज के नए केसेस को आपको बताना है तो इन्हें इंसिडेंस कहेंगे आप। और अगर किसी डिजीज के टोटल केसेस को आप बताना चाह रहे हैं, यानी कि न्यू केसेस और ओल्ड केसेस का एक साथ नंबर आप बता रहे हैं, तो उसे प्रीवेलेंस टर्म द्वारा डिनोट किया जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर मान लीजिए कोविड के इस दौर में आपको न्यूज में सुनने को मिलता है कि हर दिन इतने नए केसेस आए, तो ये इंसिडेंस है। और अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस बताए जाते हैं कि इतने नए और इतने पुराने केसेस हैं, टोटल नंबर बताते हैं, तो ये प्रिविलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अडल्ट हैज अ coagulation time of 20 minutes. The nurse should observe the client for which of the following? अगर किसी अडल्ट पर्सन में कोगुलेशन टाइम 20 मिनट्स है, तो इस पर्सन में एज अ नर्स आप किस फाइंडिंग का असेसमेंट करेंगे? ब्लड क्लॉट्स का, एकाइमोटिक एरियाज का, जॉन्डिस का, या फिर इन्फेक्शन का? बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्शन की, ऑप्शन डी की। अगर किसी क्लाइंट के अंदर WBC काउंट नॉर्मल से कम हो जाए तो ये कंडीशन इन्फेक्शन कॉज करवा सकती है। हमारे शरीर में 4000 से 11000 सेल्स अगर हैं WBC की पर क्यूबिक mm, तो इसका मतलब है कि WBC काउंट नॉर्मल है और हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 4000 से कम हो जाती हैं तो फिर हमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन नहीं है।
सेकंड हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। यहाँ पर जॉन्डिस किस कंडीशन में हो सकता है? अगर किसी क्लाइंट के अंदर लीवर डैमेज हो जाए या फिर उसके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर जॉन्डिस कंडीशन देखने को मिलती है। देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई कंडीशन है और उसके अंदर लीवर डैमेज और रैपिड आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये कंडीशन जॉन्डिस को बताती है, जो कि यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए और बी, इन दोनों में से राइट आंसर है और इसके लिए आपको गैस करना है। आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देते हैं। आपको हम नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है ये बता देते हैं। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो होता है 9 to 12 मिनट्स, यानी कि नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग होने में 9 से 12 मिनट का समय लगना चाहिए और यहाँ पर 20 मिनट्स क्लॉटिंग टाइम दिया गया है। तो अब आप किस चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे? देखिएगा, यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, एकाइमोटिक एरियाज का। अगर इस पेशेंट की बात की जाए तो इसमें जो क्लॉटिंग टाइम है यानी ब्लड क्लॉट बनने का समय है जो कि 20 मिनट है, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली क्लॉट फॉर्मेशन 9 मिनट से 12 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें क्लॉट बनने का समय 20 मिनट लग रहा है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे पर्सन में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इस चीज का असेसमेंट जरूरी है। और स्किन के नीचे जब ब्लीडिंग होती है तो वहां पर नीले या लाल रंग के पैचेस बन जाते हैं, इसे ही हम एकाइमोटिक एरिया के नाम से जानते हैं। स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग होने के कारण लाल चकत्ते बन जाते हैं, इसे ही हम एकाइमोटिक एरिया कहते हैं। और इस पर्सन में क्लॉट बनने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो यहाँ ब्लीडिंग होने का रिस्क है और ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इसी चीज़ का हम असेसमेंट करेंगे यानी एकाइमोटिक एरिया का असेसमेंट करेंगे। अगर किसी क्लाइंट के अंदर ये जो क्लॉटिंग टाइम दे रखा है ये 9 मिनट से कम हो जाता तो हम उसके अंदर ब्लड क्लॉट तो नहीं बन रहे इस चीज का असेसमेंट करते, क्योंकि वहां पर रिस्क होता कि इसके अंदर बहुत जल्दी क्लॉटिंग होने लग जाती और पर्सन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन के कारण वाइटल ऑर्गन्स में, आर्टरीज में ब्लॉकेज की संभावना हो सकती थी, जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑल्सो कॉल्ड, भारत की किस महिला को भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है? भारत में किस महिला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है? यस, एग्जैक्टली, सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेडिंग ऑफ पल्स। किसी भी पर्सन में पल्स रेट कितनी है उसके हिसाब से अलग अलग ग्रेडिंग्स दी जाती है। अगर किसी पर्सन के अंदर बिल्कुल भी पल्स नहीं है यानी उसकी डेथ हो चुकी है तो आप 0 ग्रेड देंगे। 1+ ग्रेड वीक, वायरी या थ्रेडी पल्स होने पर दिया जाता है। और अगर किसी क्लाइंट की पल्स रेट नॉर्मल है यानी 72 बीट्स पर मिनट है या 60 टू 100 बीट्स पर मिनट के पास है तो आप इसे 2+ देंगे। 3+ के अंदर हम इंक्रीज पल्स रेट होने पर देते हैं। बाउंडिंग पल्स रेट 4+ होने पर दी जाती है। नेक्स्ट आपको बताना है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटेस्टाइनल टीबी इज। इंटेस्टाइनल टीबी की मोस्ट कॉमन साइट।
यस इट इज इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम पार्ट में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी यानी इंटेस्टाइनल टीबी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is caring for a client with epilepsy who is being treated with carbamazepine. Which laboratory value might indicate a serious side effect of this drug? एक एपिलेप्सी का पेशेंट है यानी मिर्गी का पेशेंट है और ट्रीटमेंट के लिए उसे कार्बेमेज़ेपाइन ड्रग दी जा रही है। इस पेशेंट में इस ड्रग का साइड इफेक्ट होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? यूरिक एसिड ऑफ 5 mg per dl, hematocrit 33, WBC 2000 per cubic milliliter, platelets 1,50,000 per cubic millimeter. Yes, option D is correct. Sorry, option C is correct here. कार्बेमेज़ेपाइन ड्रग देने से पर्सन की जो बोन मैरो है वो सप्रेस हो सकती है, यानी बोन मैरो का फंक्शन धीमा हो सकता है, रुक सकता है। और अगर बोन मैरो का फंक्शन धीमे हो जाएगा तो वहां से बनने वाली ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और क्लाइंट की इस रिपोर्ट के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट 2000 आया है, जो कि नॉर्मल से काफी कम है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की मात्रा 4000 से 11000 के बीच होनी चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर 2000 है, जो कि काफी कम है और ये कार्बेमेज़ेपाइन ड्रग के साइड इफेक्ट होने को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? एंटीवर्जन, रेट्रोफ्लेक्शन, एंटीफ्लेक्शन या फिर ऑप्शन ए एंड सी बोथ? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, तो आप उसे बता सकते हैं कि यूट्रस जो है एंटी वर्टेड होता है, एंटी फ्लैक्स होता है और साथ ही डेक्स्ट्रो रोटेटेड होता है। ये तीन चीज आप यूट्रस की पोजीशन के बारे में हमेशा बताएंगे, याद रख सकते हैं। एंटीवर्टेड, एंटी फ्लैक्स और डेक्स्ट्रो रोटेटेड। यहाँ पर एक टर्म दी गई है रेट्रोफ्लेक्शन। रेट्रोफ्लेक्शन का मतलब होता है पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, यानी कि अगर यूट्रस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मुड़ जाए, घूम जाए, तो ये चीज रेट्रोफ्लेक्शन कहलाएगी। और ये एक एबनॉर्मलिटी है जो कि लेबर के बाद यूट्रस में कई बार देखने को मिलती है। इसके अलावा यूट्रस से उसका नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में वेट काफी पूछा जाता है, जो कि 60 ग्राम होता है और टर्म प्रेगनेंसी पर ये अराउंड 1000 ग्राम हो जाता है। और यूट्रस का साइज यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर्स, यानी यूट्रस जो है 7.5 सेंटीमीटर तो लंबाई में होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में होता है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। इट इज ऑल अबाउट नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंडनेस कैन बी सीन इन, इनमें से किस कंडीशन के होने पर ब्लाइंडनेस हो सकती है? मीजल्स, मर्म्स, रूबेला, नन ऑफ दीज?
The right answer is option A, measles. मीजल्स डिजीज के कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी पर्सन अंधा हो सकता है। इसका क्या प्रोसेस है ये भी जान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति को मीजल्स डिजीज होता है तो उसके अंदर सीवियर विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। मीजल्स डिजीज के कारण विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाती है और विटामिन ए की कमी के कारण किरेटोमलेशिया कंडीशन हो जाती है। किरेटोमलेशिया कंडीशन होते ही पर्सन का जो कॉर्निया है उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन होने लगता है और कॉर्निया में स्कार बनने के कारण पर्सन देख नहीं पाता, ब्लाइंड हो जाता है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट अब आपको याद रहेगा, क्लियर है। पर्सन को यदि मीजल्स हुआ तो उसमें विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन ए की कमी से किरेटोमलेशिया होगा, कॉर्नियल स्कार फॉर्मेशन होगा और फाइनली पर्सन ब्लाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the inability of the left ventricle to fill or pump sufficient blood to meet the needs of the tissue for oxygen and nutrient is। अगर आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? क्या ये डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है? क्या ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है? क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल है? क्या ये राइट वेंट्रिकल है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, जब आप सिलेक्शन के लिए आवश्यक मार्क्स एग्जाम में नहीं ला पाते हैं तो आप फेल कहलाते हैं, और जब आप सिलेक्शन के लिए जितने मार्क्स चाहिए ले आते हैं तो पास कहलाते हैं। उसी प्रकार से आपका हार्ट भी है। आपके शरीर को जितने न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, अगर उतनी मात्रा में आपका हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा पा रहा है तो आपका हार्ट फेल है, और अगर नहीं पहुंचा पा रहा है तो ये चीज फेलियर है। यानी कि हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर वह कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं करवा पाता, और ये कंडीशन यदि धीरे धीरे डेवलप होती है जिसकी वजह से शरीर में फ्लूइड बिल्डअप देखने को मिलता है, तो ये कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। Suraksha Clinic is running under NACO. Various kits supplied with particular color coding under this program for STDs or RTIs. Which color coded kit supplied for vaginitis? आपको सिंपली ये बताना है कि नैको के द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षा क्लिनिक में वेजिनाइटिस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन से कलर कोड का किट आता है। एक बार फिर से समझिएगा, वेजिनाइटिस नामक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए नैको द्वारा सुरक्षा क्लिनिक पर किस कलर का किट रखा जाता है? ऑप्शंस आर किट 1 ग्रे कलर, किट 2 ग्रीन कलर, किट 3 white color, kit 4 blue color। The right answer is option 2 green color। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लें। नैको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1992 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये डिपार्टमेंट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है।
सुरक्षा क्लिनिक में कई सारे किट्स आते हैं जो कि अलग अलग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए इन किट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किट 1 की। किट 1 ग्रे कलर का आता है और इसका इस्तेमाल यूरिथ्रल डिस्चार्ज और सर्वेसाइटिस या फिर एनोरेक्टल डिस्चार्ज वाली कंडीशंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, किट 1 जो कि ग्रे कलर का होता है, इसका इस्तेमाल यूरिथ्रल डिस्चार्ज या एनोरेक्टल एरिया से हो रहे एबनॉर्मल डिस्चार्ज वाली कंडीशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है या फिर सर्विसाइटिस कंडीशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। सर्विसाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्वाइकल एरिया, सर्विक्स एरिया। और सेकंड है किट 2, ये ग्रीन कलर का आता है और वेजिनाइटिस कंडीशन के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे वेजिनाइटिस के बारे में ही पूछा गया था, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि वेजिनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए किट 2 या ग्रीन कलर के किट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किट 3, किट 4 और किट 5 की, जो कि क्रमशः व्हाइट, ब्लू और रेड कलर के आते हैं और इन तीनों का इस्तेमाल जेनाइटल एरिया में बने अल्सर्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। किट 3, 4, 5 इन तीनों का इस्तेमाल अगर जेनाइटल एरिया में अल्सर्स हो जाएं, घाव हो जाएं, तो उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। किट 6 जो है ये येलो कलर कोड वाला होता है। ये लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जनरली रिप्रोडक्टिव एरिया में हुए इन्फेक्शन के कारण हो रहा हो। किट 7 जो है ब्लैक कलर का आता है और इसका इस्तेमाल अगर किसी क्लाइंट के स्क्रोटल एरिया में स्वेलिंग है तो उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो याद रखिएगा, टोटल 7 कलर किट्स हैं, डिफरेंट कलर के किट्स हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड कार्पसल्स यानी आरबीसी की आपको शेप, डायमीटर और थिकनेस के बारे में बताना है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। नॉर्मल काउंट 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। ये सब बातें आप जानते हैं। अब इसके शेप के बारे में आप बताएं। यस, आरबीसी जो है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर वाली होती है या इसे आप बाइकॉनकेव शेप के रूप में भी जानते हैं। बाइकॉनकेव, इस तरह से अगर इसका आप डायग्राम देखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से डंबल लाइक शेप की ये दिखाई देती है साइड से देखने पर, और ऊपर से देखने पर इस प्रकार से गोलाकार दिखेगी और बीच वाला हिस्सा धसा हुआ रहेगा। साइड से देखने में इस तरह से और बीच ऊपर से देखने पर राउंडेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। अब इसके डायमीटर की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा इसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन। 7.2 माइक्रोन। और अगर इसके थिकनेस की बात करें, इसकी मोटाई की बात करें, तो ये डायमीटर से लगभग हाफ होती है। हम कह सकते हैं 3.2 माइक्रोन। ये तीनों पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with hemophilia is brought to the emergency department after injuring to his knee. The nurse should anticipate the need to administer. एक हीमोफीलिया का पेशेंट है जिसके घुटने पर चोट लगी है और अब उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर आया गया है। इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट के रूप में इस पेशेंट को क्या दिया जाएगा? प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स। हीमोफीलिया को आप रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं और इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है।
हीमोफीलिया बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है और हीमोफीलिया बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शरीर में यदि एक भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो इस पर्सन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है और नी पर चोट लगने के बाद लगातार ब्लीडिंग हो रही है। इस सिचुएशन में हम क्लाइंट को प्लेटलेट्स नहीं देते, आरबीसी नहीं देते। अब आप अपना आंसर चूज करिएगा, क्या हम इसे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 देंगे या फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है कि क्लाइंट को किस प्रकार का हीमोफीलिया कंडीशन है, क्लाइंट को हीमोफीलिया ए है या हीमोफीलिया बी है, ये चीज क्लियर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को नहीं दे सकते। हो सकता है क्लाइंट को क्लॉटिंग हीमोफीलिया बी हो जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो, तो हमने इस ऑप्शन को इसलिए सही नहीं माना और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देने का निश्चय किया। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या है? किसी भी पर्सन से लिए गए होल ब्लड के अंदर से लिक्विड पोर्शन या फ्लूइड पोर्शन को अलग करने के बाद उसे सेंट्रीफ्यूज करके 6 घंटे के अंदर अंदर फ्रोजन कर लिया जाता है और इसे ही हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अब पेशेंट को चाहे किसी भी प्रकार का हीमोफीलिया हो, आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यदि उसमें एडमिनिस्टर कर देते हैं तो सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लाइंट की बॉडी में पहुंच जाएंगे और उसमें हो रही ब्लीडिंग रुक जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट की। मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल 1.6 टू 2.6 mg/dl होता है। इसे हम फॉरगॉटन इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीशियम रेगुलेटेड बाय किडनी। मैग्नीशियम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ नर्व ट्रांसमिशन के लिए भी इसेंशियल माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई या बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में भी जानते हैं। थर्ड आई या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक। इसका वजन 170 mg होता है। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर और थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के बीच में पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन के का सिक्रीशन किया जाता है। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन है हमारी बॉडी में सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर एट विच एज। मोरो रिफ्लेक्स किस एज पर डिसअपियर होता है? 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने। आपका जो मोरो रिफ्लेक्स है वो जन्म के साथ ही बच्चे में पाया जाता है और ये लगभग 3 महीने की उम्र पर गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है। आइए मोरो रिफ्लेक्स के बारे में जान लें। मोरो रिफ्लेक्स एक इन्फेंटाइन रिफ्लेक्स है, यानी जो कि इन्फेंट्स में पाया जाता है। जब बच्चा यूट्राइन एज में होता है, गेस्टेशनल एज में होता है, तो ये रिफ्लेक्स डेवलप होता है। 28 से 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर ये रिफ्लेक्स डेवलप होता है और 3 से 6 महीने की उम्र आते आते ये डिसअपियर हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है? मोरो रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए जब आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को
लॉस ऑफ सपोर्ट होना फील करवाते हैं, यानी उसे आपने गोदी में लिया और अचानक से उसको इस तरह से फील कराया जाए कि वो नीचे गिरने वाला है, यानी हाथों को कुछ दूरी के लिए हटा लिया जाए, तो ऐसी मूवमेंट का महसूस होने पर बच्चा अपने हाथों को फैला देता है, यानी स्प्रेडिंग आउट ऑफ आर्म्स करेगा, यानी एबडक्शन मूवमेंट शो करेगा। उसके बाद ये अपने हाथों को एबडक्शन पोजीशन में लाएगा, यानी चेस्ट एरिया के पास लाएगा और फिर रोने लगेगा। अगर बच्चे में लॉस ऑफ सपोर्ट करने पर 3 चीजें देखने को मिलती हैं, एबडक्शन, एडक्शन और क्राइंग, तो इसका मतलब है कि पर्सन में मोरो रिफ्लेक्स मौजूद है और बच्चे का ब्रेन हेल्दी है। मोरो रिफ्लेक्स अपने ब्रेन के हेल्दी होने को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एलिमिनेट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन्स, ऑप्शन डी एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, ऑक्सीजन का एलिमिनेशन लंग्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन भी लंग्स करता है, ये इसके प्राइमरी रोल्स हैं। मेटाबॉलिज्म आपके लीवर में होता है, तो फाइनली ऑप्शन बी बचता है, जो कि सही आंसर भी है। हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, ये किडनी का मेन फंक्शन है। याद रखिएगा, प्रोटीन जिसका निर्माण एमिनो एसिड से मिलकर होता है, इस प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि यूरिया की फॉर्म में मौजूद रहते हैं, इसका मैक्सिमम एलिमिनेशन यूरिन फॉर्म में किडनी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method of administration is the desired choice of for intestinal feeding? इंटेस्टाइनल फीडिंग के लिए डिजायर्ड चॉइस कौन सा मेथड माना जाता है? कंटिन्यूअस, बॉलस, इंटरमिटेंट या इनमें से कोई नहीं? इंटेस्टाइनल फीडिंग का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी फीडिंग प्रोसेस जिसमें फूड को डायरेक्टली पेशेंट के इंटेस्टाइन में डिलीवर करवाया जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन या तो अनकॉन्शियस है या फिर ओरल रूट से फूड लेने में सक्षम नहीं है। तो अगर आप किसी क्लाइंट को डायरेक्टली इंटेस्टाइन के अंदर फूड पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड ऑफ इंटरनल फीडिंग क्या होता है? इसके अंदर फीडिंग की एक बहुत ही कम मात्रा लगातार पेशेंट के इंटेस्टाइन में डिलीवर की जाती है, और ये अमाउंट इतना कम होता है कि पेशेंट इजीली इसे डाइजेस्ट कर पाता है और पेशेंट में किसी भी प्रकार का एब्डोमेन डिस्टेंशन नहीं देखने को मिलता, यानी पेशेंट का पेट नहीं फूलता, और अमाउंट कम होने के कारण किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को नहीं मिलते, जैसा कि एसिड बेस इम्बैलेंस हो गया या इनडाइजेशन हो गया या कुछ भी इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आपको जनरली कंटिन्यूअस फीडिंग मेथड में नहीं देखने को मिलता। तो एक बार फिर से समझिएगा, अगर आप किसी क्लाइंट को इंटेस्टाइनल फीडिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है कंटिन्यूअस फीडिंग मेथड, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम फूड का एक बहुत ही कम अमाउंट लगातार डिलीवर करते रहते हैं, और इससे ना तो पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, ना ही कोई और किसी प्रकार का मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बोलस मेथड क्या है? बोलस मेथड का मतलब होता है कि अगर आप किसी क्लाइंट को एक साथ बहुत सारा फूड एक ही बार में दे देते हैं, तो ये बोलस मेथड कहलाता है। बोलस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हम ज्यादातर, क्योंकि इससे पेशेंट में मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है।
इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर क्लाइंट को फीडिंग देना। ये भी इतना परफेक्ट मेथड नहीं है जितना कि कंटिन्यूअस मेथड होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse collects a urine specimen from a client for a culture and sensitivity analysis. Which of the following is correct care for the specimen? आपने किसी पेशेंट में कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूरिन का सैंपल लिया। अब इस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? इन चारों में से उस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करें जो कि सही केयर को बताता हो। प्रॉम्प्टली सेंड द स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी, आप तुरंत इस सैंपल को लैब में भेज देंगे। सेंड द स्पेसिमेन विथ नेक्स्ट पिकअप, अगली बार जब सैंपल कलेक्शन के लिए कोई आएगा तब इसे भेजेंगे। सेंड द स्पेसिमेन द नेक्स्ट टाइम अ नर्सिंग असिस्टेंट इज अवेलेबल, अगली बार जब नर्सिंग असिस्टेंट अवेलेबल होगा, फ्री होगा, तब आप इसे भेजेंगे। या फिर स्टोर द स्पेसिमेन इन रेफ्रिजरेटर अंटिल कैन बी सेंड टू द लेबोरेटरी, जब तक आप इसे लैब में नहीं भेजते हैं तब तक इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर संभाल कर रखना होगा। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। यस, एग्जैक्टली, इट इज करेक्ट। देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि सैंपल को बहुत ही सावधानी से कलेक्ट किया जाए और जिस यूटेंसिल के अंदर आप इसे कलेक्ट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और जैसे ही आपने सैंपल लिया उसे जितना जल्दी हो सके लैब के अंदर भेजना आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए लिए गए सैंपल को कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में ऐसा ही बिना सही केयर के छोड़ दिया तो वहां पर पूरी संभावना है कि वहां पर एबनॉर्मल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे बैक्टीरियाज आदि हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो याद रखिएगा, ये प्रायोरिटी में रहना चाहिए कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए लिया गया सैंपल जल्दी से जल्दी लैब में भेजा जाए। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कब करवाया जाता है इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं और आपका एक पर्सन जो कि काफी समय से हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है और इसमें लगातार फीवर बना रहता है, इसका फीवर नहीं कम हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने एक कल्चर एंड सेंसिटिविटी नाम का टेस्ट करवाया जिसके द्वारा आप ये पता कर पाएंगे कि इस पर्सन के बॉडी में एग्जैक्ट कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है कम नहीं हो रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है। तो आप इसमें जब कल्चर एंड सेंसिटिविटी का सैंपल लेकर ये टेस्ट करवाएंगे तो आपको एग्जैक्ट बैक्टीरिया पता चल जाएगा और फिर उस बैक्टीरिया के हिसाब से जब आप एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे तो इस पर्सन के अंदर पूरे चांसेस हैं कि ये पर्सन जल्दी ठीक हो जाएगा, इसका इन्फेक्शन हट जाएगा और फीवर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो एग्जैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता करने के लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड मैन सिंड्रोम? इनमें से कौन सी ड्रग रेड मैन सिंड्रोम कॉज कर सकती है? किस ड्रग का साइड इफेक्ट रेड मैन सिंड्रोम है? वैनकोमाइसिन, लिनोजोलिड, क्लोरामफेनिकोल या फिर सिफेड्रॉक्सिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। यस, एग्जैक्टली, इट इज ऑप्शन ए, वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक मेडिसिन के कारण रेडमैन सिंड्रोम हो सकता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरामफेनिकोल के कारण कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो आप बताएंगे ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम ड्यू टू क्लोरामफेनिकोल एंड रेडमैन सिंड्रोम ड्यू टू वैनकोमाइसिन।
Next question. Lump formed after the administration of BCG vaccine is of how much diameter? किसी क्लाइंट में BCG वैक्सीन लगाने के बाद लंप का फॉर्मेशन होता है, इस लंप का डायमीटर कितना होता है ये आपको बताना है। 2 से 4 mm, 1 से 4 mm, 5 से 8 mm या 2 से 5 mm। बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद एक चकता बनता है, उभार बनता है, लंप बनता है, उसका डायमीटर बताना है, व्यास बताना है आपको। Yes, the right answer is option C, 5 to 8 mm। बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद जो लंप बनता है उसका साइज 5 से 8 mm का होता है। बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेटी गुवेरिन और ये टीबी डिजीज से बचाव हेतु लगाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जाम्पल है और इसे इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। इस वैक्सीन को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है और या फिर 1 महीने के अंदर अंदर यदि लगाते हैं जन्म के बाद तो इसकी डोज 0.05 ml है और अगर 1 महीने के बाद 1 साल तक ये लगाया जाता है तो 0.1 ml इसकी डोज होती है। बीसीजी वैक्सीन हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आप बीसीजी वैक्सीन को डिस्टिल वाटर में मिक्स करके तैयार नहीं करेंगे, अदरवाइज ये क्लाइंट में इरिटेशन पैदा कर सकता है। बीसीजी वैक्सीन को हमेशा डेल्टॉइड मसल पे लगाते हैं, लेफ्ट आर्म के डेल्टॉइड मसल पर, और इसके कारण स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बीसीजी एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जिसके द्वारा स्कार फॉर्मेशन होता है, यानी परमानेंट निशान बन जाता है वैक्सीन की साइट पर। और याद रखिएगा, बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए ट्यूबरकुलिन सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है जिसका साइज होता है 26 गॉज। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।